बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को आज शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है एसएलई। एसएलई हमारे पास सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है। तो ये जो डिजीज़ होती है हमारे पास, इसमें मोस्ट स्पेसिफिकली एसएलई से रिलेटेड जो आपको बात पता होनी चाहिए, हमारे पास इसमें बटरफ्लाई रैश मिलता है। पेशेंट जो होगा हमेशा वो बटरफ्लाई रैश के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, चीक्स के ऊपर उसको। हमारे पास ये जो डिज़ीज़ होती है, ये जैसा कि हमें पता है कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है हमारी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है, ठीक है। और ये जो डिज़ीज़ होती है ये मोस्टली ज़्यादातर फीमेल्स में होगी। इसका जो सिनेरियो आएगा एमसीक्यूज़ में, वो आपके पास रिलेट कर रहा होगा फीमेल्स। और फीमेल्स भी आपके पास जो कैरेबियन है, अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं, वो ज़्यादातर इस डिज़ीज़ का शिकार होती हैं, ठीक है जी। और अगर हम एज की बात करें तो ये हमारे पास 15 ईयर से लेके 45 ईयर की जो फीमेल्स होंगी उनमें ज़्यादातर ये डिज़ीज़ जो है वो पाई जाती है। अब हमारे पास ये जो डिज़ीज़ होती है मोस्ट कॉमनली इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है ना पैथोलॉजिकली, तो इसमें हमारे पास कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 मेनली हमारे पास इसमें पैथोलॉजिकली जो रिएक्शन होता है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। और इसमें हमें पता है कि क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीबॉडी और एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, हमारे पास ये एंटीजन है, ठीक है। और इसके खिलाफ क्या होगी कि एंटीबॉडी बनेगी, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो था इसको हमने नाम दिया इम्यून कॉम्प्लेक्स का। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हो क्या करते हैं कि ये आपके पास सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास जगह जगह टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होंगे, जिसके बाद आपके पास क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो शो होगा। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो मेनली आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 में क्या होता है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है। तो जब कॉम्प्लीमेंट आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो इसके नतीजे में आपके पास एस में आपको ब्लड में हाइपो कॉम्प्लीमेंटीनिया के ब्लड में आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होंगी वो आपको डिक्रीज मिलेंगी, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से अहम बात है कि इसमें आपके पास कौन सा रिएक्शन होता है और आपको सीरम में क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं वो बॉडी में डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो हमने बात की कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो व्हाट इज दिस एंटीजन, कि ये जो एंटीजन है वो क्या होता है। तो जैसे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हमारे पास होगा इसमें इस तरह से कि हमारी अपनी ही बॉडी के जो सेल हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। कौन सी हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके खिलाफ जो एंटी न्यूक्लियर हमारे पास जो डीएनए के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपके पास ये जो होती हैं ये सेंसिटिव हैं, स्पेसिफिक नहीं है। ये जो टेस्ट होता है वो आपके पास सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट होता है ना, हेल्दी, उसमें भी ये एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इस वजह से सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपके पास बॉडी में बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनकी जो अमाउंट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर हम इसको स्पेसिफिक की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम इसके अलावा और बात करें तो एसएलई में हमारे पास कुछ और एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं, जैसे कि एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज़, ठीक है, और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटी एसएम इसको स्मिथ कहा जाता है। स्मिथ इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास ये जो साइंटिस्ट था जिसने ये डायग्नोज की, उसका नाम जो था वो स्मिथ था। स्पेसिफिकली ये जो एंटी एसएम एंटीबॉडीज होती हैं ये डायरेक्टेड होती हैं अगेंस्ट द SNRNP, ठीक है जी, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसको मैं बताता हूँ कि क्या होती है ये आपके पास स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड आपको पता है कि डीएनए में डबल स्टैंड होते हैं, उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज होंगी तो वो भी आपके पास इसमें होंगी। लेकिन ये जो दो एंटीबॉडीज हैं जो मैंने ग्रीन के साथ मेंशन कर दी हैं, ये आपके पास क्या होंगी, ये स्पेसिफिक होंगी। अगर किसी पेशेंट के सीरम में आपके पास ये एंटीबॉडीज मिल रही हैं तो आपको ऑलमोस्ट 70% कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये जो पेशेंट है वो आपके पास एसएलई का है, ठीक है।
डायरेक्टली आप उसको एंटीबॉडीज तो नहीं चेक करेंगे फौरी तौर पे, बाकी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास ये जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज और एंटी एसएम एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज जो मिल रही हैं, इनकी मेन काज क्या है? तो आपके पास क्यों ऐसे होता है कि ये जो सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं? तो इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काजेज हैं। मोस्टली इसकी जो एटियोलॉजी है वो अननोन है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ जेनेटिकली जेनेटिक काज हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ इम्यूनोलॉजिकल काज हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जो कि आपके पास ये काज करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डीएनए डैमेज हो रहा है तो रिपेयरिंग के दौरान क्या हो रहा है कि वो आपके पास एबनॉर्मली रिपेयर हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं। उसके अलावा कुछ वायरल आपके पास वायरस जो हैं वो भी ये काज करवा सकते हैं, कि एसएलई काज करवा सकते हैं, और यूवी लाइट्स जो हैं ये आपके पास काजेज हैं जो कि इसकी इन्फ्लेमेशन का मेन काज होती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं हमारे पास इसकी पैथोलॉजी की तरफ। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज का तो हमें पता है। तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज जो हैं ये आपके पास स्मॉल न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीबॉडीज, ये क्या होती हैं हमारे पास? ये मेनली क्या करती हैं कि ये आपके पास इन्वॉल्व होती हैं सप्लाइसोसोम में, सप्लाइसोसोम। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या करता है कि ये आपके पास इमेच्योर एमआरएनए को, इमेच्योर एमआरएनए को मेच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर करेगा क्या, किस तरह से जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। उसमें अल्टरनेटिव एक्सोन, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रॉन, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सोन। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एमआरएनए का, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो एक्सोन्स है ना, ये क्या करते हैं कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे, तो हमारे पास ये जो एक्सोन होते हैं ना, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फर्दर आपके पास फर्दर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, उससे नेक्स्ट प्रोटीन बन सकती हैं। अब हमने इंट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें पता क्या चाहिए? हमारे पास ये है इमेच्योर आरएनए, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि इसमें से इंट्रॉन को निकाल देंगे और दो एक्सोन अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास मेच्योर आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सप्लाइसोसोम काम करता है, और इस सप्लाइसोसोम में मेनली आपके पास ये जो प्रोटीन होती है ना, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, ये सप्लाइसोसोम बनाने में हेल्पफुल होती है। तो आपके पास एसएलई में होगा क्या कि इस स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिसकी वजह से आरएनए भी सही नहीं बनता, और फर्दर आपके पास फर्दर आगे आगे म्यूटेशन आती जाएगी, और फर्दर आपके पास जो एसएलई होगी वो वर्स होती जाएगी। तो ये एक आपके पास एक काज है जिसकी वजह से पेशेंट को एसएलई हो जाती है। ठीक हो गया जी, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। तो इसमें आपके पास जैसा कि हमारे पास ये सिस्टमैटिक है, तो सिस्टमैटिक का मतलब ये होगा कि ये सिर्फ एक सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करती, बल्कि आपके पास मोर देन 5 6 7 आपके पास ज्यादा से ज्यादा सिस्टम जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मोर ऑर्गन इनमें इन्वॉल्व होंगे। तो बुक पे उन्होंने एक निमोनिक लिखा हुआ है, इसको याद करने के लिए हमारे पास रैश और पेन, रैश और पेन। तो इसी से हम इसके जो सिम्टम्स हैं वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैश है, तो रैश से वही होगा हमारे पास कि इसमें रैश मिलते हैं। तो और किस आपके पास उसका पैटर्न क्या होता है हमारे पास? मेलर उसको बोलते हैं, बटरफ्लाई रैश। और बटरफ्लाई रैश के अलावा हमारे पास एक तो हो गया ना बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लाइक, और दूसरे आपके पास होंगे डिस्कॉइड। डिस्कॉइड आपके पास सर्कुलर रैश होते हैं जो कि फोर आर्म में मिलेंगे, आपके पास जो आर्म वाला रीजन होता है ना उसमें मिलेंगे डिस्कॉइड रैश और बटरफ्लाई रैश, दो किस्म के रैश मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे पेशेंट में आर्थराइटिस भी मिलेगा, ठीक है। अब ये जो सारी बातें हैं हमारे पास, ये आर्थराइटिस क्यों हो रहा है, ठीक है। आर्थराइटिस इस वजह से होगा ना, आपके पास ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके पास कहीं भी जाके डेपोजिट हो सकते हैं। तो अगर जॉइंट्स में जाके डेपोजिट होंगे तो वो वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करवा सकते हैं, तो आर्थराइटिस होगा, ठीक है जी। उसके अलावा एस से हमारे पास सीरोसाइटिस। सीरोसाइटिस का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो आपकी आउटर कवरिंग होती है हार्ट की और लंग्स की, उसको इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि प्लूरल, प्लूरल को आपके पास इन्वॉल्व करेंगे, प्लूरल जो कैविटी होती है उसको, तो प्लूराइटिस। और अगर आपके पास पेरिकार्डियम जो कि अराउंड द हार्ट है उसको इन्वॉल्व करेंगे तो पेरिकार्डाइटिस, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है जी। प्लूराइटिस भी होगी, पेरिकार्डाइटिस, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो रहे हैं, तो जहां जहां डेपोजिशन होंगे वहां वहां वो आपके पास काज करवा सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास हीमाटोलॉजिकल काज हो सकती है, हीमाटोलॉजिकल काज, ठीक है। तो इसमें हीमाटोलॉजिकल काज में क्या क्या होगा कि आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, मतलब कि डिक्रीज प्लेटलेट भी होंगे, डिक्रीज रेड ब्लड सेल भी होंगे, और डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल भी होंगे, ठीक है। तो तीनों ही आपके पास जो सेल लीनिएज है वो डिक्रीज हो जाएगी, लिम्फोपीनिया। लेकिन आपके पास ये स्पेसिफिक है, इसमें स्पेसिफिसिटी ये है कि ये जो आपके पास रिएक्शन होता है एसएलई में, वो आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 नहीं होता, बल्कि ये आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सॉरी 2 होता है। वैसे तो नॉर्मली इसमें 3 रिएक्शन होता है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 3, लेकिन ये आपके पास जो पीनियाज होते हैं वो ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 होंगे, कि डायरेक्टली एंटीबॉडीज जो होंगी वो आपके पास फेगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगी, मतलब डायरेक्टली वो लाइसिस करवा देती हैं आपके पास, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, सबको करवा देंगी। इसके अलावा मोस्ट कॉमन आपके पास ओरल एंड नेजल अल्सर्स, नेजल अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है। आपके पास आर से क्या मिलेगा कि रीनल डिजीज, रीनल डिजीज, ठीक है। रीनल डिजीज में मोस्ट कॉमनली आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होगा इसकी वजह से, और नेफ्रीटिक सिंड्रोम भी होगा। अगर तो आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके पास मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास नेफ्राइटिस हो रहा है, नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो रहा है, तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दो सिंड्रोम होते हैं ना आपके पास, एक होता है नेफ्रोटिक, ठीक है, और एक होता है आपके पास नेफ्राइटिक। तो नेफ्राइटिक से आपने याद रखना है, आइटिस आ रहा है एंड पे, तो आइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें ट्राइएड है हमारे पास कि क्या क्या मिलता है हमें, हीमाचूरिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास उसमें आपके पास एजोटीनिया होता है, ठीक है जी, एजोटीनिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास हाइपरटेंशन। और इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें क्या मिलता है जी, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया। उसके अलावा हमारे पास एडीमा, मोस्ट कॉमनली एडीमा होता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, फ्रोथी कास्ट भी मिल सकते हैं। तो आपके पास एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। वो आपके पास मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पार्ट है, ठीक है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी काज करवा देती हैं आपके पास एसएलई, और नेफ्रीटिक सिंड्रोम भी करवा देती हैं, ठीक है। तो नेफ्रीटिक सिंड्रोम आपके पास अगर होगा, तो नेफ्रीटिक सिंड्रोम की वजह से जो डिजीज होती है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास डिजीज होती है जिसकी वजह से नेफ्राइटिस। तो दोनों में आपके पास पैटर्न क्या होगा कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जाएंगे, और इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके पास जाके डेपोजिट हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से आपके पास वहां पे इन्फ्लामेटरी सेल आएंगे। तो इन्फ्लामेटरी सेल की आने की वजह से आपके पास जो बोमेन कैप्सूल है ना, उसको भी डैमेज करना शुरू कर देंगे, वो भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। मेसेंजर सेल्स होते हैं वहां पे, वेसल्स होती हैं, तो उनमें इन्फ्लेमेशन सारी। तो ये सारी बात है। और इसी के रिलेटेड आप याद रख लें कि हमारे पास रीनल डिजीज, कि अगर एसएलई की वजह से किसी पेशेंट की डेथ होती है, तो उसमें मोस्ट कॉमन काज होती है कि आपके पास रीनल डिजीज, कि बंदा अगर एसएलई की वजह से वो एक्सपायर हुआ है, तो वो आपके पास रीनल डिजीज की वजह से एक्सपायर होगा, क्योंकि ये उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन की तरफ ले जाती है। आगे हमारे पास पी, तो पी से बनेगा फोटो सेंसिटिविटी, कि ये जो पेशेंट होते हैं ना, वो इनकी स्किन जो होती है बहुत फोटो सेंसिटिव होती है, इस वजह से इनको रोका जाता है कि आपने सन एक्सपोज्ड एरिया में नहीं जाना, जिधर आपके पास सूरज है तो वहां पे आपने नहीं जाना, ठीक हो गया। उसके अलावा ए से आपने याद रखना है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ये हमने बात कर ली। और आई से हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसा कि हमारे पास एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज और एंटी एसएम एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। और वो आपके पास किसके खिलाफ होंगी, हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, जो कि सप्लाइसोसोम बनाती हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया उसके बारे में भी। और एंड पे आपके पास एन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो पेशेंट होगा एसएलई का, उसको सेरिब्राइटिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमनली सीजर्स, और उसके अलावा आपके पास मेमोरी लॉस, डायमेंशिया, स्ट्रोक, ये सारी कंडीशन जो हैं वो देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। ये सारी बातें हो गई हैं। अब ये तो वो है ना आपके पास सिम्टम्स जो कि इस कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा वर्स होते हैं। लेकिन आपके पास अगर पेशेंट है, तो पेशेंट में नॉर्मली हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स मिलेंगे, एसएलई वाले पेशेंट में हमारे पास नॉर्मली फीवर, फीवर मिलेगा, फटीक, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास लिम्फ अडीनोपैथी मिलेगी इस पेशेंट को, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास, और इसके अलावा आर्थराइटिस, वो हमने पहले भी बात लिख ली है, जॉइंट पेन हम कर सकते हैं कि यहाँ पे
कॉमन बात है कि जॉइंट पेन जो होंगे वो भी इसके साथ कॉमन होगा, ठीक हो गया। अब ये जो हमने बातें की है ना, ये हमारे पास कितनी कंडीशंस बन रही हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और इसमें ऐड कर लें, रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक है। व्हाट इज द रेनॉल्ड्स फिनोमिना? कि जो पेशेंट होता है ना, उसकी जो फिंगर्स होती हैं, यहाँ पे अगर हम उसका हैंड बनाएं पेशेंट का, ठीक है जी, ठीक है, ये अगर पेशेंट का हैंड है ना, तो उसकी जो फिंगर्स मिलेंगी हमें वो वाइट मिलेंगी। जैसे कि हमने ये सारे का सारा जो हाथ है पेशेंट का वो रेड कर दिया, लेकिन जो आपके पास उसकी फिंगर टिप्स हैं वो आपको ब्राइट नजर आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होता है कि आपके पास ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती, ड्यू टू स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन, कोई भी ऐसी काज हो सकती है। अब इसमें क्यों ऐसा हो सकता है? अगर आपके पास यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो इसकी मेन काज ये होगी ना कि आपके पास, आपको ये तो पता है ना कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक हो गया। इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पे जो स्मॉल वेसल्स हैं वहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकते हैं। अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकते हैं तो इसमें आपके पास क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से आपके पास, आपको पेशेंट के जो फिंगर टिप्स होंगे वो आपको वाइट मिलेंगे, और इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक हो गया। ये प्राइमरी भी होता है, प्राइमरी इडियोपैथिक है, और सेकेंडरी आपके पास इस वजह से होगा अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे स्क्लेरोडर्मा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एसएलई है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, तो इसकी वजह से अगर होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये सेकेंडरी है। तो अब आपके पास एसएलई की वजह से हो रहा है, तो सेकेंडरी रेनॉल्ड सिंड्रोम, रेनॉल्ड फिनोमिना, ठीक हो गया। तो ये भी इसके साथ मिलेगा। अब हमारे पास टोटल हमने बातें कर ली 11, कि हम अगर ये जो पेशेंट है हमारे पास वो इन 11 सिम्टम्स के साथ आ रहा है, उसमें से पूरी 11 नहीं होंगी, हमने खुद इसको डायग्नोज करना है। तो एनी 4 अगर उसके में प्रेजेंट है, कोई भी अगर आपके पास उसमें रैश भी मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा उसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिल रही है, उसके अलावा आपके पास उसको प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस है, फिर और एक और हम देख लेंगे कि अगर उसमें रेनॉल्ड फिनोमेना, एनी 4 अगर आपके पास इन 11 में से कोई 4 प्रेजेंट हैं, तो ये पेशेंट जो होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा कि ये जो है वो एसएलई का पेशेंट है, ठीक हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसके साथ बहुत ही ज्यादा अहम है वो ये है कि आपने एसएलई के साथ एक बात याद रखनी है कि हमारे पास एसएलई सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, तो इसके साथ आप रिलेट कर लें एलएसई, ठीक है। तो यही जो वर्ड है मैंने उसको थोड़ा सा आल्टर कर दिया, चेंज कर दिए। एसएलई से क्या बनेगा? लिबमैन सैक, लिबमैन, एस से सैक, और ई से एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो एंडोकार्डाइटिस आपके पास एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम की अगर हार्ट है, ये हार्ट है अगर, ठीक है, तो हार्ट की जो मोस्ट इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली, हमारे पास जो ब्लैक है, चलें ये इनर लेयर है, तो ये आपके पास होगी एंडोकार्डियम। और इसके बाहर वाली जो होती है वो आपके पास मायोकार्डियम होती है, ये रेड वाली दूसरी ऊपर वाली मायोकार्डियम है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये ग्रीन वाली पेरिकार्डियम आ गई। तो आपके पास जो मोस्ट इनर लेयर होती है जिसके साथ वॉल्व्स अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डाइटिस, आइटिस का क्या मतलब होगा? इन्फ्लामेशन, क्या आपके पास इन्फ्लामेशन हो जाएगी एंडोकार्डियम की, ठीक हो गया। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये आपके पास जो एंडोकार्डाइटिस है ये नॉन इन्फेक्शियस है? वैसे तो इन्फेक्शियस होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एंडोकार्डाइटिस आपके पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, अदर्स भी हैं आपके पास और भी करवाते हैं। तो इस वजह से होगी कि आपके पास जो ये मिट्रल वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे मैं हार्ट बनाता हूँ हमारे पास, कि ये अगर हार्ट है तो ठीक है जी, थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक सो। अच्छा, हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि ये जो हार्ट की डायग्राम है, इसमें अगर आप लोग देख सकते हैं तो आपके पास ये लेफ्ट साइड है और ये आपके पास है राइट साइड, ठीक है। तो हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे ये ट्राइकिस्पिड वाल्व है, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा वाल्व है? ये मिट्रल वाल्व है। तो मोस्ट कॉमनली मिट्रल वाल्व में अगर तो आपके पास एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शियस काज होगी कि कोई बैक्टीरिया की वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपको सिंगल एक साइड पे वेजिटेशन मिलेगी। वेजिटेशन का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आपके पास इन्फ्लेमेटरी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ठीक है, ओवर ग्रोथ हो गई है, वेजिटेशन बोलेंगे उसको। तो अगर सिंगल साइड पे मिल रही है तो ये आपके पास होती है इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस। लेकिन अगर आपके पास दोनों साइड पे, बोथ साइड ऑफ द मिट्रल वाल्व के दोनों तरफ, ऊपर वाली, ये कौन सा मिट्रल वाल्व का पार्ट है? ये आपके पास है एट्रियम, जो एट्रियम में है, और एक आपके पास वेंट्रिकल में होगा। जो वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों साइडों पे अगर वेजिटेशन मिल रही है तो ये मेन आपके पास
डायग्नोज हो जाएगा कि ये जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है, और नॉन इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस की मेन काज क्या होती है, एसएलई, और एसएलई को आपने उल्टा करके लिख देना है, तो एलएससी बनेगा। तो एलएससी आपके पास लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, और इसमें आपके पास ये जो बोथ साइड होती हैं उस पर आपको इन्फ्लेमेशन मिलती है। ठीक हो गया जी मिट्रल वाल्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में ये सारी बातें हमने कर ली, हमारे पास के क्या होता है इसमें हमारे पास के सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। अब हमने एक ना हाइपर कोएगुलेबिलिटी में एक डिजीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम में होता कुछ इस तरह से था, एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम, एपीएस में लिख देता हूं जल्दी से। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता था कि एंटीबॉडीज मिलती थी। कौन कौन सी एंटीबॉडीज मिलती थी, एक हमारे पास होती थी ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, जिसकी वजह से हमारे पास पीटीटी जो था वो इंक्रीज मिल रहा था हमें। ठीक हो गया, इसी की वजह से। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी थी एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडी होती है, एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास थी एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये तीन हमारे पास एंटीबॉडीज थी, ल्यूपस, एंटीकोगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपन। तो ये आपके पास जो एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडी थी ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक थी लेकिन सिर्फ सेंसिटिव थी। इसके खिलाफ हमारे पास VDRL टेस्ट जो था वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, जो कि आपके पास आल्सो पॉजिटिव इन सिफिलिस। ये बातें हम कर चुके हैं हाइपर कोएगुलेबिलिटी सिंड्रोम में, हेमाटोलॉजी में। ठीक है, और ये ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी ये जो थी आपके पास, ये क्या करवा रही थी कि ये फाल्स पीटीटी को इंक्रीज कर रही थी। मतलब कि होता कुछ इस तरह से कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, हमें चार चीजें मिलती हैं, ये दो तो मैंने ऊपर लिख दी हैं। कौन कौन सी हमारे पास एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि ये VDRL पॉजिटिव मिलेगा आपके पास, एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी मिलेगी वो आपके पास स्पेसिफिक नहीं होती, वो अदर डिजीजेज भी हैं जिसमें पॉजिटिव मिलती है। यही सेम एंटी कार्डियोलिपन हमें सिफिलिस में भी मिलती है। इसके अलावा इसमें आपके पास इंक्रीज्ड पीटीटी मिलता है, ये पीटीटी इंक्रीज मिलता है। ये आपके पास अगर दोबारा से मैं इधर वो बातें लिख देता हूं कि जो जब भी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के बारे में कोई पूछे या कभी भी आपके जहन में ख्याल आए तो वो चीजें जो आपको फौरी तौर पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीटीटी इंक्रीज है, ये बहुत ही अहम बात है और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जाता है। पीटीटी इंक्रीज है और हमारे पास इसमें क्या होगा कि फाल्स VDRL टेस्ट जो होता है वो वास्ट होता है क्योंकि एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडीज मिलती है। और दूसरा हमें पता है कि आपके पास इसमें थ्रोम्बोसिस मिलता है, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, और जिसकी वजह से आपके पास एट्रियल भी हो सकता है, एट्रियल थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, और वीनस भी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ठीक है, एट्रियल भी हो सकता है, स्ट्रोक होगा, फीटल लॉस। और फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि ये जो फीमेल थी वो 2-3 दफा उसका जो है ना मतलब कि रिकरेंट अबॉर्शन का उसकी हिस्ट्री होगी, रिकरेंट अबॉर्शन, क्योंकि आपके पास प्लेसेंटा में आपके क्लॉट होने की वजह से वो आपके पास ब्लड सप्लाई नहीं जाती बेबी को, तो जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन चीजें जो मैंने तीन लिखी हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में पीटीटी इंक्रीज मिलता है, फास्ट VDRL और थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब ये क्यों फास्ट पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा है कि आपके पास थ्रोम्बस में क्या होता है, थ्रोम्बस में आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा काम करते हैं। तो अगर ज्यादा काम करेंगे तो भाई फिर पीटीटी क्यों इंक्रीज आ रहा है, पीटीटी तो डिक्रीज आना चाहिए। पीटीटी तब इंक्रीज आता है जब क्लॉटिंग नहीं होती, तो ये क्यों नहीं होती। हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़ा था हाइपर कोआगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, हीमाटोलॉजी में चौथा लेक्चर है। ठीक है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि जो एंटी कार्डियोलिपन और उसके अलावा आपके पास अ, ये जो ल्यूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी होती है ये क्या करवाती है पीटीटी के साथ, कि जिसकी वजह से पीटीटी इंक्रीज होता है। एक्स वीवो जब हम बाहर निकाल के ऐसे पेशेंट का किसको एसएलई है उसका ब्लड निकाल के हम उसमें कोई भी बाहर से सिलिका या कोई भी ऐड करते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बस हो जाए तो आपको पीटीटी इंक्रीज मिलता है। नॉर्मल 30 होता है, 30 से इंक्रीज मिलेगा, लेकिन नॉर्मली पेशेंट में क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस की कंडीशन होती है। ठीक हो गया, तो ये बात है, ये भी सेकेंडरी है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आपके पास सेकेंडरी हो सकता है, किसकी वजह से, एसएलई की वजह से। ठीक हो गया, प्राइमरी जो है वो ऑटोइम्यून है, सेकेंडरी आपके पास सॉरी प्राइमरी होगा और उसके अलावा आपके पास सेकेंडरी होगा ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें मोस्ट कॉमनली एसएलई की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये भी हो सकता है। अब हमारे पास जो बात रह गई है ना इसके रिलेटेड, एसएलई के रिलेटेड, वो आखिरी ये बात रह गई है कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लूपस, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस। ठीक है, कि हमारे पास पेशेंट में ड्रग्स लेने की वजह से लूपस लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। और दो बातें जो कि इसके साथ स्पेसिफिक हैं, जो कि इसी को रिलेट कर रही होंगी, इसमें एक तो एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज मिलेंगी ड्रग इंड्यूस
ल्यूपस में। पहली बात, एमसीक्यूज अगर आएगा तो ये आपके पास स्पेसिफिक है, ये नहीं कह देना कि अगर ल्यूपस ही है तो एंटी न्यूक्लियर या एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज मिलती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आपके पास किडनी और सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होते ये ऑर्गन, बाकी सारे इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि जो सिम्टम्स हैं इसके, जैसे रैश मोस्ट कॉमन है, आर्थराइटिस है, पीनियाज है, वो सारी कंडीशन होगी, ठीक हो गया। अब लेकिन आपके पास एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज मिलेंगी, बाकी एंटीबॉडीज भी मिल सकती हैं, लेकिन ये जरूर मिलेंगी ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में, ठीक है जी। और हमारे पास अब इसको ट्रीट कैसे करना है कि अगर किसी पेशेंट को कोई ड्रग्स ले रहा था जिसकी वजह से, मैं बताता हूं कि कौन सी ड्रग्स हैं, तो फौरी तौर पे आप क्या करें कि आप ड्रग्स रोक दें। जैसे ही ड्रग आप रोक देंगे तो सिम्टम्स जो होंगे वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो शिप के नाम से आपने याद रखना है, शिप ड्रग्स हैं, SHIPP। आपके पास सल्फर ड्रग्स होती हैं, सल्फोनामाइड्स, सल्फर ड्रग्स करवा सकती हैं। उसके अलावा आपके पास हाइड्रेलाजीन, हाइड्रेलाजीन हम कब यूज करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है तो हमारे पास फौरी तौर पे हम उसको इन्फ्यूज करते हैं, आईवी हाइड्रेलाजीन देते हैं, पोटेंट वेजोडाइलेटर है, फौरी तौर पे उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लॉस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आइसोनायाजेड, आइसोनायाजेड तो ये किसी को भी नहीं पता होगा क्या होती है, टीबी में देते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास फेनिटोइन, फेनिटोइन हमारे पास कौन सी ड्रग होती है, एंटी सीजर है, ठीक है जी। और उसके अलावा प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड ये आपके पास ड्रग होती है एंटी रिदमिक। तो ये सारी जो ड्रग हैं ये आपके पास करवाती हैं। तो शिप के नाम से आपने इसका जो निमोनिक है वो याद रखना है। तो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज, किडनी और सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बाकी सिम्टम्स नजर आएंगे, और ड्रग्स को फौरी तौर पे डिसकंटिन्यू कर देना है ताकि जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। अब हमने किस तरह से इसको ट्रीट करना है, हमने ल्यूपस को ट्रीट करना है तो फौरी तौर पे अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स हम देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इम्यूनोसुप्रेसेंट दे सकते हैं पेशेंट को, इम्यूनोसुप्रेसेंट्स के भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है, ठीक है जी। और पेशेंट को कहना है कि आपने सनलाइट को अवॉइड करना है, कि आपने रोशनी में नहीं जाना, ठीक है जी। ये सारी कंडीशन है। और मेन काजेज ऑफ डेथ इसकी क्या होती है कि रीनल फेलियर, रीनल फेलियर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। उसके अलावा इन्फेक्शन दूसरे नंबर पे है। क्यों इन्फेक्शन क्यों होंगे कि अगर आपके पास पेशेंट स्टीरॉइड ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है, तो आपके पास इम्यून सेल्स जो हैं वो अपना काम शो नहीं करेंगे कि उनकी एक्टिविटी को हम डिक्रीज करें, तो कोई भी इन्फेक्शन अगर होगा तो वो आपके पास क्या करेगा कि इन्फेक्शन काज करवा देगा, और इन्फेक्शन के बाद जब वो इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो फिर दोबारा ठीक नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पे क्रॉनिक कॉर्नरी डिजीज आपके पास, कि अगर किसी पेशेंट को कॉर्नरी डिजीज हो गई इसकी वजह से, ठीक हो गया, तो वो भी आपके पास काज करवा सकती है, SLE, ठीक हो गया। तो ये बातें हैं अहम जो कि आपने याद रखनी है। आपको लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस का पता हो कि ये क्या होती है, किस तरह से डिफरेंशिएट है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, और बाकी आपके पास ये 11 हमारे पास इसमें मेन सिम्टम्स जो हैं, इनमें से कोई कोई से 4 हमें मिल गए तो ये कंफर्म हो जाएगा। और 3 किस्म की एंटीबॉडी होती हैं आपके पास, एंटी न्यूक्लियर, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए और एंटी स्मिथ, ये दोनों हैं वो स्पेसिफिक हैं। एंटी न्यूक्लियर जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी 3 रिएक्शन आपके पास इसमें होता है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जो कि हिमाटोलॉजिकली काज होता है, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी 2 रिएक्शन होता है। और आपके पास जब 3 होगा तो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी और हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया आपको मिलेगा। कैरेबियन ऑनसेट होगा कि पेशेंट जो होगा वो अफ्रीकन होगा, ठीक हो गया। और जो एज ऑनसेट है वो 15 to 45 और इन फीमेल्स मोस्ट कॉमनली होगी, ठीक है। तो यही आपके पास मेन मेन इसके पॉइंट हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम बात करते हैं शोग्रन सिंड्रोम। शोग्रन शोग्रन सिंड्रोम हमारे पास ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है लेकिन मेनली हमारे पास इसमें होता क्या है कि सलाइवरी और लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है ना वो आपके पास उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है शोग्रेन्स सिंड्रोम। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होगा कि सलाइवरी ग्लैंड एंड प्लस आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, ये दोनों आपके पास मेनली इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व क्या होंगे कि हमारे पास इन दोनों की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास अगर इन दोनों की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इनका जो अपना अपना काम है वो काम होगा, वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर काम नहीं हो पा रहा तो इसी के रिलेटेड आगे सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया जी। तो डिस्ट्रक्शन इसकी क्यों होती है, मेन काज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है हमारे पास, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से इसकी हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो इनके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक हो गया। अगर सलाइवरी ग्लैंड नहीं है बॉडी में या उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो सलाइवा प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं सलाइवा, तो सलाइवा की प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर लैक्रिमल ग्लैंड नहीं है तो टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, आंसू नहीं आएंगे।
तो ये मेल्स के लिए हेल्पफुल डिजीज है। अगर फीमेल्स बिला वजह रो रही हैं तो हमारे पास ये डिजीज बेहतर है। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये जो डिजीज होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड ये है कि इसमें जीरोस्टोमिया मिलेगा और ड्राई आइज, ड्राई आइज मिलेंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास ये अगर पेशेंट को लैक्रिमल ग्लैंड, मुझे सलाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है और लैक्रिमल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है, तो अगर सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास डिस्ट्रॉय होंगे तो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसकी वजह से हम इसको कहेंगे जीरोस्टोमिया, मतलब कि आपके पास ड्राई माउथ के साथ पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा। और इसको डिफिकल्टी च्यूइंग ड्राई फूड्स, मेनली आपके पास जब वो आपके पास ड्राई फूड को चबाने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा उसमें मसला आ सकता है। ठीक हो गया। तो वो उससे चबाए नहीं जाएंगे क्योंकि सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, तो जो इसको सॉफ्ट करता है, तो उसके बाद आपके पास च्यूइंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। ये हमारे पास जीरोस्टोमिया के रिलेटेड बात आ गई। और अगर जीरोस्टोमिया उसको है, ड्राई माउथ उसका है, तो इसके अलावा आपके पास उसको कैविटीज मिल सकती हैं। कैविटीज का मतलब ये होगा कि उसको डेंटल डिस्ट्रक्शन के, उसके टीथ जो होंगे वो डैमेज होंगे, और ये जो पेशेंट होगा वो बैड ब्रिथ के साथ प्रेजेंट करेगा। उसकी जो स्मेल होगी आपके पास वो बहुत ज्यादा बैड होगी। ठीक हो गया। इसी के साथ आपके पास अगर पेशेंट ड्राई आइज के साथ प्रेजेंट कर रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपके पास ये जो पेशेंट होगा वो आंखों में क्या करेगा, डर्ट फील करेगा बार बार। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि आंखों में कोई मट्टी के जर्रात हैं, दोबारा दोबारा उसको ये फील होगा, क्योंकि हमारे पास जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड हमारे पास जो टीयर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो आपके पास क्या करता है कि आंखों को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारी आंखें हैं वो एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और दूसरा आपके पास ड्राइनेस से उसको बचाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। ठीक हो गया। तो सैंडी फीलिंग्स इन आई मतलब कि डर्ट लाइक इन द आईज, वो इस तरह फील करेगा। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शोगरन सिंड्रोम है, तो उसको सिर्फ ये दो सिम्टम्स नहीं आएंगे, इसके अलावा हमारे पास अदर ग्लैंडुलर सिस्टम, मतलब ये तो मोस्ट ग्लैंड थे ना, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड है और सलाइवा, ये आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है। इसके अलावा उसकी जो स्किन होगी वो भी ड्राई मिलेगी, ड्राई स्किन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और जॉइंट पेन, जॉइंट पेन। ठीक है। और इसमें भी हमारे पास रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो होता है वो पेशेंट को देखने में मिलता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना की उसकी जो फिंगर टिप्स होंगी वो आपको वाइट मिलेंगी। ठीक है। ये जो आपके पास डिजीज होती है मोस्टली आपके पास फोर्टीज की जो एज है ना, मोस्टली फीमेल्स में ये भी ज्यादातर होती है। ऑटोइम्यून डिजीज ज्यादातर फीमेल्स में ही होती है, तो ये फीमेल्स 40 ईयर की जो है ना उनमें ज्यादा होगी। ड्राई माउथ, ड्राई आई, ठीक है, तो ये कंडीशन हमें मेनली देखने को मिलती है। लेकिन हमारे पास इसी के साथ रिलेटेड ये है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, मतलब कि वो उस पेशेंट नहीं है, कोई एल्डरली है, जैसे कि 50 या 60 का हमने कहा, वो भी सेम आपके पास ड्राई आई, ड्राई माउथ के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हम उसको भी कहेंगे कि उसको शोगरन सिंड्रोम है? हरगिज नहीं उसको कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे लुब्रिकेशंस आपके पास डिक्रीज होती जाती हैं। ठीक हो गया। तो 60s की एज का है, सेम आपके पास डिक्रीज स्वेट, उसके मतलब डिक्रीज ड्राई स्किन एंड डिक्रीज स्वेटिंग, डिक्रीज टीयर्स, डिक्रीज सलाइवा। तो ये आपके पास, हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये आपके पास शोगरन सिंड्रोम का है। हम क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। तो एंटीबॉडी टेस्ट करने पे हमें पता चलेगा। अगर तो एंटीबॉडी टेस्ट पे हमें ऑटो एंटीबॉडीज मिल गई, ठीक हो गया, अगेंस्ट आपके पास इसमें होती हैं SSA एंटी, और SSRO और एंटी SSB एंटी ला एंटीबॉडीज को कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये जो पेशेंट होगा वो नॉर्मल होगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो पेशेंट होता है उसमें अगर हम पैथोलॉजिकल कंडीशन देखें, तो यहाँ पे जो मैंने बात की ना कैविटीज की, हमारे पास जो सलाइवा होता है ना उसमें बहुत ज्यादा एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रोटीन्स होती हैं। एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी फंगल एंटीबॉडीज, ठीक हो गया, और वो आपके पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं टीथ एनेमल को। ठीक है। अगर आपके पास सलाइवा नहीं है तो जो पेशेंट होगा, एक तो मैंने कहा कैविटीज आपके पास डेंटल कैरीज के साथ मिलेगा, और इसके बाद भी आपके पास बहुत ज्यादा सवेयर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पेशेंट जो होगा वो ओडेंटोजेनिक इन्फेक्शंस, मतलब ओस्टियोमाइलिटिस ऑफ द मैंडिबल भी हो सकता है, कि जो मैंडिबल बोन होती है ना वो आपके पास ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैंडिबल बोन, इसका आपके पास इंफेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि सलाइवा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास ये अहम बात थी। इसके अलावा ये जो पेशेंट होगा उसमें आपके पास कंडीशन मिलेगी आपको, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसिटिक सियालिडिनाइटिस, लिम्फोसिटिक
डिनाइटिस, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आपके पास जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। तो इन्फ्लेमेशन मतलब किस तरह से होगी कि आपके पास उसमें लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन मिलेगी आपको बहुत ज्यादा, जब आप बायोप्सी करेंगे, लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन, ठीक है जी। और लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन अगर है तो ये जो पैटर्न होगा आपके पास मोस्ट कॉमनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। टाइप 4 में आपके पास मोस्ट कॉमनली टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, CD4 और CD8, डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो ये पैटर्न भी आपको देखने को मिलता है सेम इसी शोगरन डिजीज में। शोगरन डिजीज मोस्ट कॉमनली आपके पास प्राइमरी भी हो सकती है, जैसे कि हमने कहा कि खुद ब खुद, लेकिन आपके पास मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी काजेज भी हैं। सेकेंडरी काजेज में सबसे ज्यादा आपके पास ल्यूपस, जो हमने SLE पहले पढ़ी है, और उसके अलावा रिमेटाइड आर्थराइटिस, और इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी बिलरी सिरोसिस, ये भी कंडीशन है कि जिसकी वजह से आपके पास रिमेटाइड शोगरन सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को। प्राइमरी बिलरी सिरोसिस, ठीक है। एक्स्ट्रा हेपेटिक आपके पास ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास बिलरी सिरोसिस की कंडीशन होती है। अब इसमें जो एंटीबॉडीज मिलती है ना, वो आपके पास 4 किस्म की एंटीबॉडीज मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये सेकेंडरी होती है, तो ऑटोइम्यून डिजीज में आपके पास सेंसिटिव और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का हिसाब रखना पड़ता है। इसमें ANA एंटीबॉडीज भी मिलेंगी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, जो कि मोस्ट कॉमनली नॉट स्पेसिफिक है, जो कि आपके पास और किस में मिल रही थी, अभी हम पढ़ के SLE में भी ये मिल रही थी। इसके अलावा हमें रिमेटाइड फैक्टर भी मिलेगा। रिमेटाइड फैक्टर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो IgM एंटीबॉडीज होती हैं, वो IgG के FC पोर्शन के खिलाफ एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंटावेलेंट एंटीबॉडी IgM बना लेता हूँ, और ये जो एंटीबॉडी है, ये आपके पास IgG के FC पोर्शन के अगेंस्ट रिएक्ट करेगी। इसको बोलते हैं रिमेटाइड फैक्टर, ठीक हो गया। तो रिमेटिक फीवर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट में anti-SSA और anti-SSB, ठीक है, anti-SSARO, anti-SSBLA, ये आपके पास मोस्ट कॉमनली स्पेसिफिक हैं। हम कहते हैं कि ये शोगरन सिंड्रोम में ही है, ठीक हो गया। अगर ये आपके पास anti-SSA और anti-SSB एंटीबॉडीज मिल रही हैं, तो ये पेशेंट जो होगा वो शोगरन सिंड्रोम का होगा। अब हमने इसको डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, जैसा कि हम करते हैं कि आपके पास सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं श्रीमर टेस्ट। श्रीमर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट के टीयर्स जो होते हैं ना, उनको मेजर करते हैं, ठीक है। कैसा कैसी डिजीज है कि आंसू नापते तोलते हैं बंदों के। अब हमारे पास टीयर, हम क्या करेंगे कि पेशेंट की आई को इरिटेट करेंगे। इसके रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज देता हूँ कि आपके पास जो टीयर की प्रोडक्शन होती है ना, आपके पास ये आईज है, तो आईज में हमारे पास यहाँ पे इसकी जो सेंसरी इनर्वेशन है ना, वो आपके पास होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व के पास, ठीक है। फिफ्थ V1 ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है, वो सेंसरी इनर्वेशन लेती है। तो अगर आप इसको इरिटेट कर रहे हैं, तो इरिटेट करने की मदद से आपके पास, आपने रबिंग स्टार्ट की है, कोई भी चीज़ आंख में चली गई है, तो आपके पास क्या होता है कि आंख में टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। टीयर्स हम क्या कहते हैं कि हमने कहा कि आंख में आपके पास लुब्रिकेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये जो लुब्रिकेशन आया, ये आपके पास क्रेनियल नर्व 7th फेशियल क्रेनियल नर्व जो होती है ना, वो लैक्रिमल ग्लैंड को कंट्रोल कर रही होती है। अगर किसी पेशेंट की फिफ्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई है, V1 ब्रांच, ठीक है, तो पेशेंट को अगर हम इरिटेट करेंगे, तो उसमें क्या आंसू आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक हो गया। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपके पास सेंसरी जो स्टिमुलस है, वो नहीं जा रहा, आंख तक नहीं पहुंच रहा। जब सेंसरी स्टिमुलस नहीं जा रहा, तो मोटर स्टिमुलस कैसे आएगा? तो 7th क्रेनियल नर्व एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पास इमोशनली अटैचमेंट, मतलब कि अगर जो आंख आपके पास, बेशक क्रेनियल नर्व फिफ्थ डैमेज है, लेकिन पेशेंट जो है वो रोने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको रोना आ रहा है, वो दुखी है, तो फिर आंसू आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रिलेटेड है। सेंसरी इनर्वेशन बेशक लॉस है, लेकिन जब इमोशनली आपके पास इनर्वेशन मिलती है ना फेशियल नर्व को, तो वो खुद ब खुद आंसू प्रोड्यूस कर देती है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास USMLE का MCQ था। यहाँ पे आपको इसलिए बताया कि शोगरन सिंड्रोम में हम आंसू तोलते हैं, नापते हैं कि आपके पास कितने मिलीमीटर आंसू हैं। हम बाहर से इरिटेट करेंगे, इरिटेट करने के बाद हम मेजर करेंगे विद इन 5 मिनट्स तक, ठीक है। और नॉर्मल बंदे के आंसुओं के साथ हम मेजर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो लैक्रिमल ग्लैंड है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है या नॉर्मल है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रीमर टेस्ट। इसके अलावा हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सियालोमीट्री। सियालोमीट्री टेस्ट में हम क्या करते हैं कि मेजर द सलाइवा प्रोडक्शन 50 मिनट में। पेशेंट को कहेंगे कि वो सलाइवा प्रोड्यूस करे, ठीक हो गया। तो सलाइवा जितना वो प्रोड्यूस करेगा, उसको मेजर करेंगे। उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड शिंटिग्राफी हमारे पास एक टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, हम बाहर से रेडियो लेबल्ड प्रोटीन देते हैं, और जैसे हम देते हैं, तो हम उसकी अपटेक को
मेजर करते हैं कैमरे की मदद से, जैसे कि हमने नोड्यूल्स, कोल्ड नोड्यूल्स और हॉट नोड्यूल्स को मेजर किया था एंडोक्राइन में, ऐसे ही हमारे पास हम बाहर से रेडियो लेबल प्रोटीन दी और हम देखेंगे कि क्या उसकी अपटेक होती है। अगर तो सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी रेडियो लेबल अपटेक जो प्रोटीन की है वो नहीं होगी। ठीक हो गया। तो अब बात होगी ये कि हमारे पास हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने आई सिम्टम्स देखे। आई सिम्टम्स में हमने क्या किया, आई सिम्टम्स में हमने देखा कि ये जो पेशेंट है वो डर्ट फील कर रहा है, आंखों में आपके पास सैंडी फीलिंग है उसकी। उसके अलावा हमने ओरल सिम्टम्स देखे। ओरल सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से थे? एक तो हमारे पास था कि जो पेशेंट था उसमें आपके पास कैविटीज बन रही थी, ठीक है, और फर्दर आपके पास उसकी बैड ब्रेथ थी, ठीक है, और उसको च्यूइंग में मसला आ रहा था। दो दो बातें होगी। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि ओकुलर साइन चेक करेंगे। ओकुलर साइन में हमारे पास श्रीमर टेस्ट है, हमने आंसू मेजर किए। उसके बाद हमारे पास ओरल साइन हम चेक करेंगे। ओरल साइन में हमने पेशेंट का सलाइवा मेजर किया। फिर हमने बायोप्सी की, और बायोप्सी पे हमें क्या मिला, हमें लिम्फोसिटिक सियालिडिनाइटिस मिली, कि हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड था वहां पे बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन मिली। ठीक हो गया। और फर्दर हमारे पास एक और बात हमको मिली, एंटी एस एस ए और एंटी एस एस बी एंटीबॉडी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो ये 6 हमारे पास जो थे डायग्नोसिस आ गए। 6 सिम्टम्स में से हमारे पास ये जो, उनमें से हम कोई से 4 निकालेंगे। अगर पेशेंट में 4 प्रेजेंट हैं, कोई से 4, तो ये जो पेशेंट होगा उसको हम कह देंगे ये जो पेशेंट है वो शोगरेन सिंड्रोम का है। तो इस पेशेंट को हम क्या करते हैं कि वो आपके पास अपनी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन करे, मतलब कि ब्रश, डेली ब्रश करे, क्योंकि अगर ब्रश नहीं करेगा तो आपके पास कैरियर्स का, ओरल कैरीज का इफेक्ट जो होगा वो आपके पास कैविटीज का इन्फेक्शन जो होगा बढ़ जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पास उसके दांतों को डैमेज कर सकते हैं। और बाहर से हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल सलाइवा देते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल सलाइवा क्या करेगा कि आर्टिफिशियल सलाइवा जब देंगे तो वो आपके पास सलाइवा का काम करेगा। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा का काम करेगा उसके च्यूइंग में, चबाने का जो प्रोसेस है वो उसका ईजी हो जाएगा। और फर्दर हम इसको पाइलोकार्पिन देते हैं। पाइलोकार्पिन मस्कोरिनिक एगोनिस्ट है, M3 रिसेप्टर पे जाके लगेगी पाइलोकार्पिन। और पाइलोकार्पिन आपके पास, पाइलोकार्पिन M3 रिसेप्टर पे जाके लगेगी, जो कि मेनली आपके पास आईज लैक्रिमल ग्लैंड पे होते हैं। ठीक हो गया। जिसकी वजह से आपके टीयर्स की प्रोडक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक हो गया। और बाज औकात हम स्टीरॉइड भी यूज कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है आपके पास, इसमें होगा कुछ ये कि मिकोजल एसोसिएटेड लिम्फोसिटिक, आपके पास जो लिम्फोमा होता है ना, वो उसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था आपके पास क्या होता है कि मार्जिनल जोन होता है, मेंटल जोन और मार्जिनल जोन। सबसे बाहर वाला जो आपके पास जो लिम्फ नोड होते हैं ना, उसमें जो आपके पास जर्मिनल जोन, ठीक है, मेंटल जोन और आपके पास मार्जिनल जोन, अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो तो आपके पास जो मार्जिनल जोन होता है ना उसमें इन्फ्लेमेशन, वो आपके पास वहां पे लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी वजह से आपके पास ये अगर कंडीशन परसिस्टेंट रह जाएगी तो बी सेल लिम्फोमा का जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, मेनली आपके पास इस पेशेंट में। और यूनिलेटरल स्वोलन ग्लैंड मिलेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास अगर पेशेंट को, मैंने कहा था ना सर्वाइकल रीजन में सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो सर्वाइकल रीजन में जो लिम्फ नोड होंगे वो आपको यूनिलेटरल स्वेलो मिलेगा। अगर देर तक ये कंडीशन रही तो ये आपके पास लिम्फोमा काज करवा सकती है। आखिरी बात रह गई है न्यूनेटल ल्यूपस। तो न्यूनेटल ल्यूपस जो है ये आपके पास 2 डिजीजेज में मोस्ट कॉमन है। पहली आपके पास शोगरन सिंड्रोम में, और दूसरे नंबर पे आपके पास होगी ये SLE में। शोगरन सिंड्रोम में आपके पास क्यों होगी कि अगर पेशेंट में एंटी SSA और एंटी SSB एंटीबॉडी थी इस फीमेल में, ठीक हो गया, और ये प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये पॉजिटिव रही, तो जो पेशेंट बच्चा पैदा होगा वो आपके पास ल्यूपस का प्रेजेंट करेगा, उसको ल्यूपस होगी। फर्दर आपके पास अगर कोई पेशेंट SLE का है, SLE में भी अगर आपके पास 1 to 2% चांस है कि ये आपके पास जो एंटीबॉडीज होती हैं एंटी SSA और एंटी SSB ये पॉजिटिव हो सकते हैं। दोबारा से मैं बात बताता हूं कि हमने क्या बात की। हमने ये कहा कि आपके पास न्यूनेटल ल्यूपस की मेन काज है ये एंटीबॉडीज, एंटी SSA और एंटी SSB। ये एंटीबॉडी जो होती हैं वो न्यूनेटल ल्यूपस काज करवा सकती हैं। ये मेनली होती किसमें है, ये शोगरन सिंड्रोम में। ठीक है। अगर हो बिल्कुल हैं तो आपके पास जो फीमेल थी उसका जो बच्चा होगा उसको ल्यूपस होगी। लेकिन अगर SLE वाला फीमेल, SLE की पेशेंट फीमेल जो थी उसमें भी ये एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी, हो सकता है, पॉसिबल है ये पॉजिटिव हो सकती हैं, तो SLE वाली फीमेल का जो बेबी होगा वो भी न्यूनेटल ल्यूपस के साथ प्रेजेंट करेगा। और आपके पास होता कुछ इस तरह से कि जो पेशेंट होता है उसमें पेशेंट को रैश मिलेंगे। ठीक हो गया। सर्कुलर, ये आपके पास बटरफ्लाई रैश नहीं होते बल्कि सर्कुलर लीजन्स ऑन द फेस, स्काल्प होते हैं। ठीक हो गया, रेड कलर के होते हैं। और साथ आपके पास रैश, रैश के साथ आपके पास कॉन्जेनिटल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मिलेगा पेशेंट को, जो बेबी होगा उसमें
कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ वो प्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास बात हो सकती है एसएलई के रिलेटेड। ठीक हो गया जी। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है।